भारत और चीन के बीच रिश्तों की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए एक समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग से दोनों देशों के सैनिक पीछे हट गए हैं। अब जल्द ही भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता शुरू हो सकती है और दोनों देशों के सैनिक की सामूहिक गश्त भी जल्द शुरू होने का कयास लगाया जा रहा है। ऐसे में हर भारतीय को भारत और चीन के रिश्तों को विस्तार से समझने की आवश्यकता है। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर इस एपिसोड में भारत और चीन के रिश्तों और चालबाज चीन की चालाकी की विस्तार से बात करने वाले हैं। अंत तक बने रहें। यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो भारत और चीन के रिश्ते काफी मधुर रहे। आजादी के बाद भी भारत ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। 1949 में हुई चीन की साम्यवादी क्रांति को भारत ने मान्यता दे दी तथा चीन से अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए 29 अप्रैल 1954 को भारत चीन के बीच पंचशील समझौता किया गया। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए तथा तिब्बत पर किए गए चीन का अधिकार भी भारत ने स्वीकार कर लिया। फिर भी भारत के प्रति चीन का व्यवहार अच्छा नहीं रहा। तिब्बत पर अधिकार कर लेने के बाद चीनी सैनिक भारतीय सीमा पर अतिक्रमण करने लगे। जब भारत सरकार ने विरोध किया तो चीन ने भारत पर विस्तारवादी होने का आरोप लगाया। 29 दिसंबर 1959 को चीन ने भारत के विदेश मंत्रालय को एक नक्शा भेजा जिसमें कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र तथा अरुणाचल प्रदेश को 5000 वर्ग मील क्षेत्र को अपने कब्जे में नक्शे में दिखाया गया। इस दावे को नेहरू ने अनुचित करार देते हुए कहा, भारत के लिए ऐसा दावा स्वीकार करना असंभव है। चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो, इस दावे को मान लेने का अर्थ है कि चीन को हिमालय उपहार में देना। यदि एशिया के दो बड़े राष्ट्र भारत एवं चीन आपस में टकराते हैं तो यह सारे विश्व को कंपित करने वाला युद्ध होगा। यदि दुर्भाग्य से स्थिति बिगड़ती है तो भारत पूरा राष्ट्र शस्त्र धारण करेगा और जीवन तथा मृत्यु का संघर्ष होगा। उस समय तिब्बत सीमा पर चीन की 14 डिवीजन सेना तैनात थी, जबकि इसका मुकाबला करने के लिए भारत की 10 डिवीजन से भी कम सेना तैनात थी, जिसके कारण चीन ने आक्रमण को रोक पाना कठिन था। उस समय भारतीय थल सेना अध्यक्ष पीएन थापा थे। 20 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना ने थांगला और 21 अक्टूबर को वालोंग पर हमला किया। ये दोनों क्षेत्र तत्कालीन असम के अंतर्गत आते थे। सैनिकों की ज्यादा संख्या और भारी गोलाबारी में चीनी दोनों क्षेत्रों के काफी हिस्सों पर कब्जा कर लिए थे। भारतीय सेना के पास हथियार और प्रशिक्षित सैनिकों की कमी थी। चीन ने 24 अक्टूबर को गोलीबारी में चौथे दिन ही सीज फायर का प्रस्ताव रखा, किंतु वह वर्तमान नियंत्रण रेखा से ही फौजों को वापस चाहता था। इसके बाद भारत ने मना कर दिया। नवंबर के प्रथम सप्ताह में ही चीन ने भारत को पछाड़ दिया और अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर भाग पर कब्जा कर लिया। भारत ने अमेरिका से आपातकाल सैन्य सहायता मांगी। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा ने भारत के निवेदन को स्वीकार किया। वे नेहरू के डर से चिंतित थे। नेहरू को यह डर था कि चीन भारत को उसके उत्तर पूर्वी क्षेत्र से अलग करने का प्रयास कर रहा है। इन तीनों राष्ट्रों ने मिलकर 3 नवंबर को सहायता भेजी, परंतु इस समय तक चीन ने ब्रिटेन के क्षेत्र के बराबर हिस्से कब्जे कर लिया था। वालोंग के पूर्वी क्षेत्र में युद्ध का अलग माहौल था। भारतीय सेना ने 13 नवंबर को प्रतिरोध में हमला किया, किंतु चीन की युद्ध नीति को रणकौशल में भारतीय सेना अधिक समय तक इस जीत को नहीं बचा पाई। इसलिए भारतीय सेना को लोहित घाटी में वापस आना पड़ा। 18 नवंबर तक चीन तेजपुर में बाहरी क्षेत्र तक पहुंच गए। चीन ने वहां पहुंचकर सीज फायर की घोषणा कर दी। तब से यही रेखा वर्तमान नियंत्रण रेखा है, जहां दोनों देशों की सेना तैनात रहती है। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग से दोनों देशों के सैनिकों का पीछे हटना कहीं चीन की चालबाजी तो नहीं। कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हिंदी चीनी भाई भाई का परिणाम रहा 1962 का युद्ध। तो ऐसे में यदि चीन पीछे हटने के बाद 1962 जैसी हरकत करता है तो कितना तैयार है भारत, यह प्रश्न गंभीर है। तो चलिए समझते हैं कि क्या है भारत की मिलिट्री और राजनीतिक ताकत चीन के ऐसे दुस्साहस से निपटने की। दुनिया भर के देशों की मिलिट्री ताकत के अनुसार रैंकिंग तय करने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने इस साल की नई सूची जारी कर दी है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है, नंबर 2 पर रूस, नंबर 3 पर चीन और चौथे नंबर पर भारत। यानी मिलिट्री ताकत की रैंकिंग में भारत चीन के जस्ट बाद आता है। इस रैंकिंग को तय करते समय ग्लोबल फायर पावर ने 60 अलग अलग बिंदुओं पर ध्यान दिया है। उसमें सैनिकों की संख्या, मिलिट्री इक्विपमेंट, आर्थिक स्थिरता, जियोग्राफिक लोकेशन आदि शामिल है। इसके बाद आपको समझने के लिए मुझे उचित नहीं लगता कि भारत और चीन की मैन पावर, फाइटर्स
ट्रांसपोर्ट, विमान, टैंक, गाड़ियाँ इत्यादि बताकर वीडियो को और अधिक लंबा किया जाए। फिर इतना आसान कैसे हो सकता है कि मात्र एक रैंक ऊपर रखकर चीन भारत पर पीठ पीछे हमला कर दे और करने का दुस्साहस भी करे। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा देश यूक्रेन, दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर देश रूस के बीच लंबे समय तक चली युद्ध की परिस्थितियां दोनों पक्षों के लिए क्या बयां कर रही है, किसी से छुपी नहीं है। उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो से भी भारत और चीन के मसले को समझने में आपको जरूर मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।